हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के वन शॉट सीरीज में। इस सीरीज में आपको डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। जितने भी सिलेबस के अंदर आता है बीपीएससी टीआरई के सिलेबस में, वो सारा सिलेबस आपको इस वन शॉट वीडियो में जो है कवर किया जाएगा, जो कि आपको आने वाले टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत ही बेहद ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कशन कर लेते हैं कि हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में आज के इस वन शॉट सीरीज में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सिलेबस के पहले बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या आपके टीआरई 4.0 के सिलेबस में जो दिया गया है। तो नंबर सिस्टम में हम लोग बाइनरी सिस्टम पढ़ेंगे, ऑक्टल पढ़ेंगे, हेक्साडेसिमल एंड देयर कन्वर्जन। बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल से डेसिमल। ये जो कन्वर्जन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन डीएलडी से जो है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन से बहुत पूछा जाता है। तो ये आपका कन्वर्जन हो जाएगा, है ना। उसके बाद बीसीडी कोड पढ़ेंगे, आस्की नंबर्स पढ़ेंगे, एबीसीडीआईसी कोड पढ़ेंगे, ग्रे कोड्स पढ़ेंगे और इसके कन्वर्जन्स जो है हम लोग पढ़ेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे कि किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है बाइनरी जो है नंबर्स को। साइंड बाइनरी नंबर, रिप्रेजेंटेशन विद वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड्स, बाइनरी अर्थमेटिक्स, ये सारे हम जो है इस जो टॉपिक्स को है इस वन शॉट्स वीडियो में जो है कवर करेंगे। बूलियन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि लॉजिक गेट्स, देयर ट्रूथ टेबल्स एंड सर्किट्स, रिप्रेजेंटेशन इन एसओपी पीओएस फॉर्म्स, मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन, के मैप, है ना, के मैप भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स, एडर, सब्सट्रैक्टर, इनकोडर, डिकोडर, कंपैरेटर, मल्टीप्लेक्सर, डीमक्स, पैरिटी जनरेटर, इसके बारे में पढ़ेंगे। सीक्वेंशियल सर्किट हो गया, जिसके अंदर जो है अंतर्गत हम लोग बेसिक मेमोरी एलिमेंट्स, एसआर, जेके, डी, टी, फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स, काउंटर, ये सब हम पढ़ेंगे। और मेमोरी एलिमेंट के अगर बारे में हम बात कर लें तो हम रैम, रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, डिज़ाइन ऑफ सीएलसी, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स, पीएलए, पीएलडी पिछली बार पीएलडी का पीएलए का फुल फॉर्म पूछा था, है ना। प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, इसके बारे में पूछा था, जिसमें कि बहुत लोग गलत कर दिए थे। पीएलडी हो गया, लॉजिक फैमिलीज, टीटीएल, ईसीएल, मोस, सीमोस, है ना, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। नंबर ऑफ बुलियन फंक्शंस, डुअल फंक्शंस, सेल्फ डुअल, नैंड, नॉर, ये सब के बारे में हम लोग जो है आज की इस वन शॉट सीरीज में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि कन्वर्जन, सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग किसे बोलते हैं। तो सैम्पलिंग किसे बोलते हैं, कन्वर्टिंग एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग प्रोसेस कॉल्ड सैम्पलिंग। जब हम एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं या फिर डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को सैम्पलिंग कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, सैम्पलिंग किसे कहते हैं। आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हम आपको जितना कम हो सके उतने ही कम बताएंगे जो कि यूज हो जाए आपके एग्ज़ाम में, जो है एग्ज़ाम के लिए ही बताएंगे, और इतना डीप में नहीं जाएंगे, जितना की ज़रूरत है उतना ही बताया जाएगा। तो आस्की का फुल फॉर्म हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ये 7 बिट का जो है जो है क्या होता है, 7 बिट का होता है इसको, जिसमें कि 128 जो है नंबर्स या लेटर्स को जो है इसमें इनकोड किया गया रहता है। इसके भी नेक्स्ट वर्जन है, जैसे कि एक्सटेंडेड आस्की, है ना। एक्सटेंडेड आस्की में आपका 8 बिट का होता है, जिसमें कि 256 कैरेक्टर का जो है इसमें इनकोडिंग किया जाता है। EBCDIC कोड क्या होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, है ना। ये भी 8 बिट का होता है, बेस्ड ऑन बीसीडी पे बेस्ड होता है। यूनिकोड में आपका UTF-8, 16 ये जो है एक्सटेंडेड वर्जन आ जाता है। UTF का फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट हो गया। जब इंटरनेशनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मान लीजिए हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में जब ट्रांसलेट होता है, कन्वर्ट होता है, तो इसके लिए यूनिकोड एक यूनिवर्सल कोड यूज होता है, जो कि आप हर एक कंट्री के लिए जो है एप्लीकेबल रहता है। इंग्लिश को चाइनीज़ में बदल देगा, चाइनीज़ को हिंदी में बदल देगा, है ना। तो ये यूनिकोड के ही थ्रू होता है। अब हम लोग नंबर सिस्टम्स देख लेते हैं। नंबर सिस्टम्स में जो नीचे लिखा रहता है उसको रेडिक्स या बेस बोलते हैं, है ना। जैसे कि देखिए डेसिमल में क्या है, बेस 10 हो गया, और 10 के नीचे ही इसके जो है वैल्यू होंगे। जैसे 0 से लेकर के 9 तक इसके वैल्यू होंगे। माइनस भी हो सकता है, -1 से लेकर 9 तक।
तो इसको बोलते हैं रेडिक्स या फिर बेस। और इसके अंदर जो होता है उसको वेट इज एक्सप्रेस एज पावर ऑफ 10। इसका जो वेट होता है वो एक्सप्रेस किया जाता है कैसे, एज ए पावर ऑफ 10। जैसे हम लोग पढ़ते थे बचपन में, यदि 101 लिखा है, 111 अगर लिखा है तो इसको क्या होगा, 1 इंटू 10 की पावर 0 है ना, इसमें 10 की पावर 0 है, इसमें क्या है 10 की पावर इकाई दहाई सैकड़ा जो पढ़ते थे, 1 इंटू ये 10 की पावर 1 पे है, ये 1 इंटू 10 की पावर 2 पे है ना। तो इस टाइप से जो पढ़ते थे सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ डिजिटल लॉजिक में भी है। अब बाइनरी का देख लेते हैं। तो बाइनरी का क्या है, बेस 2 होता है ना। इसके अंदर क्या वैल्यू हो सकता है, 0 और 1, 0 और 1 ही हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 इसका तो बेस ही वैल्यू है, तो बेस या रेडिक्स है ना। ऑक्टल में 8 होता है, इसमें 1 से लेकर के 7 तक वैल्यू हो सकता है, 8 वैल्यू इसका इनवैलिड हो जाएगा है ना। इसका बेस या रेडिक्स कितना होता है, 8 होता है। हेक्साडेसिमल का 16, अगर इसका देखा जाए तो 0 से 9 तक तो हम लोग लिखते हैं, लेकिन 10 को इसको अलग से रिप्रेजेंट किया जाता है, 10 को ए से, 11 को बी से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को एफ से। हेक्साडेसिमल का सबसे बड़ा जो होता है वो एफ ही होता है, जिसको कि 15 बोलते हैं ना, क्योंकि ये तो 16 इसका बेस होता है तो इसके नीचे ही वैल्यू रहता है। तो ये हम लोग देख लिए हेक्साडेसिमल। अब हम देख लेते हैं इसका कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी। अगर किसी में भी आपको बाइनरी में जाना है, डेसिमल से बाइनरी में जाना है या डेसिमल से ऑक्टल में जाना है, तो उसको हम लोग उस नंबर से डिवाइड करेंगे, इस बेस से डिवाइड करते हैं। अगर नंबर डेसिमल में हो तो, अगर डेसिमल में है, जैसे 46 डेसिमल में है, तो इसको अगर हमको बाइनरी में लाना है तो 46 को 2 से भाग करेंगे। या तो सिंपल सा है, आप पढ़े हैं, आप इतना जान रहे हैं, हम लोग शॉर्टकट जितना हो सके उतना हम लोग बताएंगे कि हम लोग जानते हैं कि 1 2 4 8 16 32 इस टाइप से हम लोग जो है किसी को भी कन्वर्ट करने के लिए यूज इसमें करते हैं। तो सबसे पहले 46 लिखा है, तो 46 को अगर हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 46 अगर इसके बाद अगर जाएंगे तो 64 हो जाएगा, लेकिन 64 तो यूज होगा नहीं, ये तो मैक्सिमम हो गया। तो 32 का जो है पहले हम लोग 32 ले लिए, 32 8 40 4 44 2 46, इस पे 0 इस पे 0 कर दिए, ये आपका जो है बाइनरी में आ गया है ना। जैसे 25 दिया हुआ है, 25 का भी बाइनरी निकाल सकते हैं। ये डिवीजन मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाता है। अगर 25 लिखा हुआ है तो सबसे पहले लिखिए 1 2 4 8 16 32, ये मैक्सिमम हो गया, मतलब 25 से बाहर हो गया, तो 16 को लिए, 16 16 8 24 24 1 25, ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया है ना। ये बाइनरी में आपका आ गया, ये हो गया। डेसिमल टू ऑक्टल, अगर डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो 8 से भाग कर देंगे। जैसे 48 है, 48 को अगर हमको ऑक्टल में निकालना है तो क्या करेंगे, 8 से भाग कर देंगे, तो 8 पचे 8 48, जब 8 सॉरी अगर 8 6 48 हो गया तो 6 बार में लग गया है ना, तो 6 बार में लगाए, 8 6 48 से बचा क्या 0, तो मतलब क्या 60, इसका आंसर आ जाएगा है ना, ये आ जाएगा आपका ऑक्टल में। उसके बाद इसी तरह से आप 92 का निकाल सकते हैं, तो 92 का ये आपका ये हो गया। इसको हम बाइनरी से भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि डेसिमल है तो उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लिए, फिर ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिए, जो आपको इजी लग सके है ना। तो बाकी इसके जो MCQs पढ़ेंगे, हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे, तो उस समय इसको जो है हम लोग इसका और डिटेल से देखेंगे। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके बाद 4 4 का आप पेयर बना लीजिए। अब बाइनरी टू डेसिमल करना हो तो बाइनरी टू डेसिमल, तो बाइनरी टू डेसिमल तो आसान ही है। अगर मान लीजिए 1011 लिखा हुआ है तो सीधा इस पर बैठा दीजिए वैल्यू 1248, 8 2 10 1 11 का वैल्यू है इसका है ना। तो ये आ जाएगा किसमें, डेसिमल में आ जाएगा। अब देख लेते हैं ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल निकालना है तो ऑक्टल को पहले 3 बिट्स में डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद फिर उसको डेसिमल वैल्यू लिख दीजिए। जैसे 45 यहाँ पे लिखा हुआ है 45,
ये ऑक्टल में लिखा हुआ, तो इसको पहले तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 4 का क्या होता है 100, उसके बाद 5 को 101, इस पर फिर आपको डेसिमल नंबर बैठा देना होगा 1 2 4 8 16 32, 32 4 36 1 37, इसका 37 आंसर आ जाएगा डेसिमल में, है ना। तो ये आपका हो गया। उसके बाद है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। हेक्साडेसिमल में उसके 4 वैल्यू पेयर्स को ले लेंगे, उसके बाद फिर वैल्यू जो है उसका डेसिमल में निकाल देंगे, ये हो गया। तो ये सब आपका थियोरेटिकल पार्ट नहीं है, ये आपका जो है कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, इसको आपको जो है प्रैक्टिस करना होगा। पॉइंट्स वाला अब ये देख लेते हैं कि ऑल कन्वर्जन विद डेसिमल पॉइंट्स। डेसिमल पॉइंट्स में अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा। सबसे पहला है डेसिमल टू बाइनरी विद डेसिमल पॉइंट। अगर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा विद डेसिमल पॉइंट तो क्या होगा, सबसे पहले इसका तो बाइनरी बैलेंस का निकाल लेंगे, लेकिन पॉइंट के बाद वाला सबसे मेन है। 0.25 है तो उसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0.5 आएगा, तो 0 तो है तो 0 लिख लेंगे, है ना। डेसिमल के बाद कुछ नहीं आया। 0.5 है, 0.5 से 2 गुना करने के बाद 1 जो है फ्रैक्शन में आ गया, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। डेसिमल टू ऑक्टल निकालना है, अगर डेसिमल में है उसको ऑक्टल में निकालना है तो क्या करेंगे 8 से उसको जो है गुना कर देंगे, इसको 8 से गुना करते जाएंगे, अपना जो है आंसर होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। सेम वही चीज़ है। चलिए अब हम थोड़ा नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, बाइनरी कोड क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेते हैं, है ना। इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं बाइनरी कोड क्लासिफिकेशन में। सबसे पहला था वेटेड। वेटेड में BCD आपका हो गया 8421, है ना। नॉन वेटेड में आपका XS3 कोड हो गया, ग्रे कोड हो गया। सिक्वेंशियल में आपका BCD हो गया, और उसके बाद आपका XS3 कोड हो गया। साइक्लिक में ग्रे कोड हो गया। आपका सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग में आपका XS3 कोड हो गया। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन में क्या होता है, एरर डिटेक्शन में क्या क्या यूज होता है। एरर डिटेक्शन के लिए आपका पैरिटी बिट यूज होता है। एरर डिटेक्शन के लिए पैरिटी बिट, उसके बाद चेकसम, और आपका CRC साइक्लिक रिकरेंस चेक, CRC, ये तीनों जो है आपका एरर डिटेक्शन के लिए काम करता है। लेकिन यदि आप एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन बोथ के लिए अगर काम कराएगा तो वो कौन करेगा, हैमिंग कोड, ये इंपॉर्टेंट है। हैमिंग कोड एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के लिए यूज होता है, हैमिंग कोड, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक कोड में आपका आ जाएगा क्या, बाइनरी में ASCII और EBDC। चलिए अब BCD थोड़ा देख लेते हैं। BCD के जो पॉइंट्स हैं ये आते हैं BDC एडिशन के, क्योंकि पिछली बार भी आया था। तो BCD बाइनरी कोड डेसिमल होता है, इसमें 0 से 9 जो वैल्यू होता है वो आपका वैलिड होता है, लेकिन अगर 10 से 15 के बीच देखा जो वैल्यू आएगा वो आपका इनवैलिड, इसको पैक्ड BCD बोलते हैं। कैसे देख लेते हैं। जैसे BCD में अगर 0 से 9 तक अगर आता है तो वो तो वैलिड है, लेकिन जैसे 10 11 12 13 14 15 आएगा तो ये आपका इनवैलिड होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है 4 बिट्स एक डिजिट को, ये BCD कैसे, अगर मान लीजिए 10 लिखा है तो ये अलग अलग डिजिट में जो है वो शो होगा, 0 0 0 1 1 0 0 0 0, सॉरी एक सेकेंड, है ना। तो ये आपका 0 से 9 तक तो हम लोग सिंगल बिट में कर लेते हैं, 0 0 0 0, है ना, 4 बिट में। लेकिन 1 2 3 9 तक तो हम लोग 4 बिट में इसको जो है कर लेंगे, लेकिन जैसे ही 10 आएगा तो इसको 4 बिट में नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि यहाँ से अब आपका अलग अलग बिट में कन्वर्ट होता है। इसको अलग 4 बिट में करेंगे और 0 को अलग 4 बिट में करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए जो है ये इनवैलिड हो जाता है यहाँ पे। तो हमको याद रखना है कि 10 से 15 के बीच जो 6 नंबर है उसको पैक्ड BCD बोलते हैं, पैक्ड, और 0 से 9 तक को वैलिड BCD बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका BCD एडिशन का थोड़ा सा जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। BCD एडिशन का अगर केस 1 देखें, यदि रिजल्ट इज़ लेस देन इक्वल टू 9 है, अगर रिजल्ट इज़ लेस देन इक्वल टू 9 है तब तो ये जो है इसका रिजल्ट सही है, और कैरी अगर 0 है तब तो रिजल्ट करेक्ट है। अगर रिजल्ट अगर BCD का एडिशन कर रहे हैं, अगर रिजल्ट जो है लेस देन इक्वल टू 9 है,
अगर 9 के बराबर या उससे छोटा है तो और कैरी 0 है तब तो रिजल्ट सही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट में रिजल्ट करेक्ट है। लेकिन केस 2 अब देखते हैं कि यदि रिजल्ट लेस देन 9 है, अगर रिजल्ट जो है छोटा है 9 से और कैरी 1 है, कैरी बराबर 1 है, तब जो है रिजल्ट इनकरेक्ट होगा और उसमें हमको ऐड करना होगा 0110, मतलब 6 ऐड करेंगे तभी वो करेक्ट रिजल्ट फाइंड होगा, करेक्ट रिजल्ट हम लोग उसको निकाल पाएंगे। केस 3 हो गया, इफ़ रिजल्ट इज़ ग्रेटर देन 9, अगर रिजल्ट जो है 9 से ज़्यादा है और कैरी 0 है तब भी इनकरेक्ट होगा। उस कंडीशन में भी हमको 6 ऐड करना होगा एक्स्ट्रा, 0110 टू फाइंड द करेक्ट रिजल्ट। जैसे देखिए आपके सामने है, जैसे देखिए ये है, आपको एग्जांपल दे देते हैं। जैसे BCD में 7 लिखा हुआ है, 7 और 9 को अगर आपको जोड़ना है 0111 7 हो गया और 0010 ये हो गया, हमको BCD में ऐड करना है। ये भी BCD नंबर है, ये भी BCD नंबर, तो ऐड करिए 101101, कितना हो गया 9। तो 9 तो भाई करेक्ट ही है ना, लेस देन इक्वल टू 9 है और कैरी भी 0 है, करेक्ट आंसर है। लेकिन यहीं पे यदि हमको ऐड करना हो 9 और 2 को ऐड करना हो, मतलब 1001 और 0010, यदि हमको इसको ऐड करना होगा तब क्या होता है, तो 111101, ये आपका इनकरेक्ट रिजल्ट हो जाएगा। तो इसमें हमको ऐड करना होगा क्या 0, क्योंकि 9 2 11 तो अलग अलग ना होना चाहिए, इसमें 4 बिट का ये होगा या 4 बिट का ये होगा, ये तो एक ही बिट में आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हमको ऐड करना होगा 6 इसमें ऐड कर दीजिए, 1110 कैरी 1, 110 कैरी 1, 110 कैरी 1, ये 1 एक्स्ट्रा जो है डिजिट आ गया। तो ये 1 कैसे फाउंड होगा, ऐसे 001 और ये तो 0001 है ना। तो ये इसका फार्मूला है। एक्सेस 3 कोड अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है BCD एडिशन के लिए, तीनों एकदम इसको याद रखना है, रट जाना है तीनों को, BCD एडिशन का क्या फार्मूला है, ठीक है। अब एक्सेस 3 कोड देख लेते हैं। एक्सेस 3 कोड में क्या होता है, कोई भी डेसिमल में उसमें 3 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो वो एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 0 का एक्सेस 3 कोड 3 हो जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा, 5 का 8 हो जाएगा, है ना, 7 का 10 हो जाएगा। तो ये आपका जो है BCD कोड होता है, एक्सेस 3 कोड होता है कि एक्सेस एक्स्ट्रा में 3 ऐड कर दिए, वो आपका एक्सेस 3 कोड हो गया। ग्रे कोड ये एक यूनी डिस्टेंस कोड है ना, उसमें एक एक बिट चेंज होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्ट करना और ग्रे टू बाइनरी कन्वर्ट करना। तो बाइनरी टू ग्रे, अगर बाइनरी में दिया हुआ है 10111, अगर ये बाइनरी में दिया, इसको ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले 1 का 1 ही छोड़ देंगे, इसी में करेंगे 101 011 हो गया, ऐड करते जाओ 110 कैरी छोड़ दो, है ना 110, तो ये आपका ग्रे कोड हो गया, है ना, ये आपका ग्रे कोड हो गया। फिर से देख लेते हैं। जैसे अगर कोई दिया है बाइनरी नंबर 0111, अगर हम उसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले इसको 1 लिखो, उसके बाद इसी को ऐड करो, इसमें ऐड करके कैरी छोड़ दो, जैसे 101, फिर 011 101 110, ये आपका ग्रे कोड हो गया, समझे, ये ग्रे कोड हो गया। लेकिन अगर ग्रे कोड से हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो ये 1 का 1 ही रहेगा, इसको फिर इस डायगोनल हमको जो है इसको ऐड करना होगा 110, तो 0 लिख देंगे, इसमें भी अथी कर देंगे, छोड़ देंगे, क्या कहते हैं, कैरी को, तो 01 0 0 0 0 0 0 0, तो ये आपका, एक सेकेंड आपका, एक सेकेंड देख लेता हूँ। ये 1 का 1 ही रह गया, 101, एक सेकेंड क्या हुआ, हाँ, ये ग्रे कोड का पहला वर्ड तो पहला डिजिट ऐसे ही रहेगा 1, फिर इसको इससे ऐड करेंगे 110, फिर 011, फिर 101, फिर 101, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका बाइनरी में आ जाएगा।
तो ये ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे हम लोग कन्वर्ट करना सीख गए। ठीक है, अब पैरिटी बिट देख लेते हैं। पैरिटी बिट क्या क्या होता है। तो पैरिटी ऑड और इवन दोनों पैरिटी होता है। ये क्या करता है, चेक करता है एरर। पैरिटी बिट किसके लिए यूज होता है, चेक करने के लिए होता है एरर को। एरर डिटेक्शन टेक्निक्स में आपका 3 होता है। आपका पैरिटी बिट होता है, एक चेकसम हो गया, आपका CRC हो गया, साइक्लिक रिटर्डेंस चेक। ये तीनों हो गया। आपका हैमिंग कोड किस लिए यूज होता है, इन्वेंटेड बाय रिचर्ड डब्ल्यू हैमिंग टू डिटेक्ट एरर एंड करेक्ट एरर इन सिंगल बिट। एक सिंगल बिट में अगर एरर है उसको डिटेक्ट करना हो, उसको करेक्ट करना हो तो हैमिंग कोड यूज किया जाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ही चीज़ आपको हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कोई फालतू चीज़ नहीं है ना। बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप्स होता है, एक तो अनसाइंड बाइनरी होता है, एक साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अनसाइंड में अगर इसका रेंज देखें तो 0 टू कितना होता है, 2 की पावर n-1 होता है रेंज, अगर इसमें साइन ही नहीं है तो। अगर आपको जो है निकालना है, मान लीजिए 4 तक रेंज का निकालना है, तो उसमें क्या है, 0 से लेकर के 2 की पावर n-1, n-1 मतलब 16-1 मतलब 15, 0 से 15 तक हो जाएगा इसका, है ना। तो ये हो गया। लेकिन अगर हम साइंड मैग्नीट्यूड में देखें तो उसमें भी आता है आपका साइंड, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट साइंड में। साइंड में आपका इसका ये फॉर्मूला आपको याद है, ये आप याद रखिएगा कि साइंड मैग्नीट्यूड में जो रिप्रेजेंटेशन होता है बाइनरी का वो होता है -2 की पावर n-1 -1 2 की पावर n-1 -1। ये याद रखना है आपको, है ना। साइन मैग्नीट्यूड में जो है क्या होता है, -2 की पावर n-1 2 की पावर n-1 ये माइनस से ये पॉजिटिव तक, है ना। और फिर अगर हम कॉम्प्लीमेंट के द्वारा देखें तो 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट के थ्रू भी करते हैं। अब देख लेते हैं सब्सट्रैक्ट यूजिंग 1's कॉम्प्लीमेंट, है ना। सब्सट्रैक्ट यूजिंग 1's कॉम्प्लीमेंट के नियम क्या है। कहता है कि यदि कैरी, रूल यही कहता है कि यदि कैरी, अगर कैरी आ रहा है तो उसको LSB में ऐड करके साइन पॉजिटिव कर देना है ना। अगर 1's कॉम्प्लीमेंट के थ्रू अगर आप एडिशन कर रहे हैं तो अगर उसका जो है कैरी आ रहा है लास्ट में, अगर कैरी आ रहा है तो उस कैरी को LSB पॉइंट पे जोड़ करके उसका जो साइन है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर होगा। यदि कैरी नहीं आ रहा है तो उसको पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकाले और साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे +7 - 2 अगर ऐसे है तो 7 का क्या होता है आपका 0 0 1 1 1, है ना, 1 1 1 हो गया। और 2 का क्या हो जाएगा 0 1 0। तो इसका पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालिए, इसका 2 का पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालिए, 1 0 1 ये आ गया, है ना। फिर उसके बाद ऐड कर दीजिए इससे 1 से, है ना, 1 0 1, तो 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 1 कैरी 1। ये जो कैरी आ रहा है उसको कैरी बोलता है LSB पॉइंट, यहाँ पे जोड़ देने के लिए। तो अगर हम इस पर जोड़ें तो 1 0, इसमें जोड़े +1 तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और कहता है कि साइन पॉजिटिव कर देने के लिए, पहला रूल नियम के अनुसार, है ना। अगर कैरी आ रहा है तो कैरी आ रहा है, हाँ, तो इस कैरी को ऐड कर दीजिए LSB पॉइंट पर। तो हम लोग LSB पॉइंट पर ऐड कर दिए 0 1 1। तो जब कैरी ऐड हो गया उसका जो साइन मैग्नीट्यूड होगा वो पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव हो गया पहला नियम के अनुसार। ये सही भी है ना। 1's कॉम्प्लीमेंट के अनुसार क्या कहता है, सब्सट्रैक्ट यूजिंग 1's कॉम्प्लीमेंट, तो उसके अनुसार ये नियम सही है। अगर हम देखते हैं फिर लास्ट कि देख लेते हैं कि अगर 2 में से 7 घटाना हो तो क्या होगा। तो 2 का क्या होता है 0 1 0 और 7 का क्या हो गया 1 1 1। तो इसमें कहता है कि सबसे पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो 0 0 0, है ना, उसको ऐड कर दो, 0 0 0 ऐड कर दो, तो ऐड कर दो उसमें, तो क्या हो जाएगा 0 1 0 ही आएगा। तो कहता है कि नो कैरी, इसमें तो कैरी आया नहीं, तो कैरी नहीं अगर आया तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालिए 1 0 1, ये इसका 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया। और कहता है कि साइन निगेटिव होगा, तो साइन निगेटिव हो गया बिल्कुल, ये -5 है लिखा हुआ, है ना।
तो -5 ही आएगा, इसमें माइनस तो 5 ही आएगा। तो ये जो रूल नियम ये दोनों है, इसको याद रखना है। इसको इस सब्सट्रैक्ट यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट के जो 2 नियम है इसको याद रखना है। अब दूसरा देख लेते हैं, सब्सट्रैक्ट यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। इसको भी याद रखना है। क्या इसमें क्या याद रखना है ये देख लेते हैं। इसमें आपको याद रखना है क्या, देखिए उसमें कैरी नहीं आ रहा था, अगर कैरी आ रहा था तो उसको एलएसबी में ऐड कर रहे थे। लेकिन टूज कॉम्प्लीमेंट में यही क्या होता है कि अगर कैरी आ रहा है तो उसको डिस्कार्ड कर देते, उसको हटा देते, छोड़ देते, उसको ऐड नहीं करते हैं एलएसबी में, उसको ऐड नहीं करेंगे और साइन पॉजिटिव ही रहेगा। अगर कैरी आ रहा है, नो कैरी, अगर कैरी नहीं है तब टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो और नेगेटिव हो जाओ, साइन नेगेटिव होगा, है ना। सेम कंडीशन है, बस इसका जो है आपका कैरी अगर आ रहा है तो उसको डिस्कार्ड कर देना है टूज कॉम्प्लीमेंट में। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में उसको जो है एलएसबी में ऐड करते थे, लेकिन टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, एलएसबी में ऐड नहीं करना है, उसको हटा देना है। वो जो आपको आएगा कैरी, उस कैरी को हटा देना, उसको डिस्कार्ड कर देना, छोड़ देना है, उसको ऐड नहीं करना है और नेगेटिव जो है साइन रहेगा उसका। अब इसका एक एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे टूज कॉम्प्लीमेंट के अनुसार देखते हैं, 7 एक सेकेंड 7 - 2 करके देखते हैं। ठीक है, 7 का सबसे पहले तो 1 1 1 हो गया। 2 का क्या होगा 0 1 0। इसका तो पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, है ना, 1 0 1। फिर इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, +1 करके 1 1 0, कैरी 1 1 1, तो मतलब 1 1 0। अब इसको जो है सब्सट्रैक्ट करो तो 0 1 1 ही होगा, 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 1, है ना, कैरी 1। तो ये जो कैरी आ रहा है टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या कह रहा है, डिस्कार्ड कर दो, छोड़ दो। तो इसको हटा दिए तो ये हमारा जो है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है इसमें देखिए, कैरी डिस्कार्डेड एंड साइन पॉजिटिव। तो डिस्कार्ड कर दिया तो साइन इसका पॉजिटिव रहेगा। तो ये देखिए +5 ही तो आ रहा है, +5 ही तो लिखा है, आंसर इज करेक्ट। फिर अगर हम टूज कॉम्प्लीमेंट का सेकेंड अगर हम देखें तो इसमें क्या कह रहा है कि कैरी नो कैरी, कैरी ही नहीं आ रहा। तो 2 - 7 करके देखें इस बार, है ना, 2 - 7 करके देखें तो 0 1 0, 7 को माइनस करना है तो 1 1 1। पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो तो 0 0 0 और टूज कॉम्प्लीमेंट +1 कर दोगे तो 1, हाँ मतलब 0 0 1। इसको ऐड करो तो 1 1 0 ये आया। तो कहता है नो कैरी, तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, 0 1 1 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, क्या हो जाएगा 0 0 1 +1 फिर करोगे तब तो टूज कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 0 1 और नेगेटिव साइन, तो -5 ही तो लिखा हुआ है, -5 ही तो आएगा, करेक्ट हो गया। इस दोनों को याद रखना है, सब्सट्रैक्ट यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट का जो है क्या नियम है और सब्सट्रैक्ट यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट का क्या नियम है। सब्सट्रैक्ट यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट में पहला नियम है कि यदि कैरी आ रहा है तो उसको एलएसबी में ऐड करेंगे और साइन क्या होगा पॉजिटिव होगा। यदि कैरी नहीं आ रहा है तो एक फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और साइन जो है वो निगेटिव का रहेगा। और यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसका रूल नंबर 1 है कि यदि कैरी आ रहा है तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे, उसको हटा देंगे और जो रिजल्ट होगा वो जो है पॉजिटिव रहेगा। अगर कैरी नहीं आ रहा है तो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और साइन उसका निगेटिव रहेगा। सेम है, बस थोड़ा सा ये कैरी का है कि उसमें अगर वंस में कैरी आ रहा है तो उसको ऐड करेंगे एलएसबी में, अगर सब टूज कॉम्प्लीमेंट में अगर कैरी आ रहा है तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे, बस बाकी साइन जो है सेम सेम रहेगा। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको देखेगा। ठीक है, आने वाले जब हम MCQ सीरीज करेंगे, सीरीज भी स्टार्ट हो गया है, टेलीग्राम के थ्रू आप उसको दे सकते हैं। MCQs की जो सेट है वो आपको जो है अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए लॉजिक गेट्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बेसिक लॉजिक गेट आपका एंड और नॉट होता है, आप जानते हैं। ड्राइव्ड लॉजिक गेट आपका एक्स और नैंड गेट, ये सब आपका ड्राइव्ड हो गया। अगर यूनिवर्सल गेट के बारे में बात करें तो नैंड और नॉर, ये 2 यूनिवर्सल गेट है जिससे कि हम बाकी के सारे गेट्स हम बना सकते हैं। एंड और नॉट, एक्स नॉट नैंड सारे बना सकते हैं गेट्स, है ना, जितने सारे गेट्स हैं सब बना सकते हैं। ये आपका यूनिवर्सल 2 गेट नैंड गेट और नॉर गेट की मदद से, मतलब सिर्फ नैंड गेट से भी बना सकते हैं और सिर्फ नॉर गेट से भी बना सकते हैं सारे गेट्स। बाकी थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगा ही, थोड़ा बहुत क्या बहुत, हमसे भी बहुत जानकारी होगा आपको। देख लेते हैं, यूनिवर्सल गेट नैंड एंड नॉर होता है। एक्स और गेट का आउटपुट ये होता है, आप देख लीजिए थोड़ा सा, है ना, ए बार बी प्लस ए बी बार। सिंबल ये होता है आपका जो है, सिंबल ये स्टेप्स लिखा रहता है एक्स और का।
और एक्स नॉर का जो सिंबल है ये डॉट करके ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। एक्स नॉर का ये होता है, देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। ए बार बी बार इसका आउटपुट होगा प्लस ए बी। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं लॉजिक गेट्स यूजिंग नैंड गेट, ये सब थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे हम लोग, देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट थ्योरम क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कॉम्प्लीमेंट थ्योरम क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट थ्योरम में क्या होता है, ये आपको बूलियन एक्सप्रेशन जब उसको सिंप्लीफाई करिएगा उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसमें होगा। कॉम्प्लीमेंट थ्योरम में क्या होता है, क्वेश्चन भी आया था प्रीवियस ईयर में, आपको प्रीवियस ईयर जब कराया जाएगा तो उसमें भी आपको दिखेगा ये क्वेश्चन कि कॉम्प्लीमेंट थ्योरम में क्या होता है कि यदि कोई भी डॉट है, यदि मल्टीप्लाई में है तो उसको पॉजिटिव में कर दो, अगर प्लस मतलब प्लस में कर दो, अगर प्लस में तो उसको जो है मल्टीप्लाई में कर दो, अगर ए में है तो उसको ए कॉम्प्लीमेंट में कर दो, और ए कॉम्प्लीमेंट में है तो उसको ए कर दो, 1 है तो 0 में कर दो, 0 है तो 1 में कर दो। जैसे यदि आपका ए डॉट बी का यदि हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो इसका नियम यही कहता है कि जो अथी में क्या कहते हैं ए है जैसे, तो उसको ए बार कर दो, अगर डॉट है तो उसको पॉजिटिव में बदल दो, जैसे ये डॉट है तो इसको प्लस कर दो, है ना, गुना को प्लस कर दो, अगर बी है तो उसका भी बी बार कर दो, अगर यहाँ बी बार रहता तो यहाँ सिर्फ बी रहता है ना, समझे। ये इसका कॉम्प्लीमेंट थ्योरम होता है, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट थ्योरम हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए, अगर हमको गेट्स बनाना हो यूजिंग नैंड गेट और नॉर गेट, तो याद रखना है ये छोटा सा है लेकिन आपका 1 नंबर कंफर्म कर देगा, ये छोटा सा है, हर बार पूछता है इसके बारे में। अगर हमको नॉट गेट बनाना है नैंड गेट और नॉर गेट से, तो क्या होगा, नैंड गेट कितने यूज होंगे, 1 गेट ही यूज होगा। अगर नॉट गेट बनाना हो नॉर गेट से तब भी 1 ही गेट यूज होगा। अगर हमको एंड गेट बनाना हो नैंड गेट से तो 2 गेट का यूज किया जाएगा, 2 नैंड गेट का। यदि नॉर गेट से बनाना हो तो 3 नैंड गेट का यूज होगा। अगर हमको और गेट बनाना है तो 3 नैंड गेट का ज़रूरत पड़ेगा और 2 नॉर गेट की ज़रूरत पड़ेगा, अगर नॉर से बनाएंगे तो। अगर नैंड गेट से बनाएंगे तो 1 लगेगा, है ना, लेकिन अगर नॉर से बनाएंगे तो 4 लगेगा। अगर नॉर गेट बनाना है तो नैंड गेट से तो 4 गेट लगेगा, और नॉर को नॉर गेट से ही बनाना है तो 1 ही गेट लगेगा भाई। एक्स और गेट बनाना है तो 4 नैंड गेट लगेगा, है ना, नैंड गेट से। अगर नॉर गेट से बनाना है तो 5 गेट लगेगा। एक्स नॉर गेट बनाना है नैंड गेट से तो 5 लगेगा, और नॉर गेट से बनाना है तो 4 लगेगा। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है, ठीक है। ये छोटा सा है लेकिन बहुत ही काम का है। अब हम लोग देख लेते हैं बूलियन एलजेब्रा के बारे में थोड़ा सा, है ना। बूलियन एलजेब्रा यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स थ्योरी, कॉम्प्लेक्स थ्योरी में ही आपका जो बूलियन एलजेब्रा का यूज होता है। कौन कौन से लॉ है इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना। कम्यूटेटिव लॉ, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है, ए डॉट बी या बी डॉट ए बराबर होता है ना। एसोसिएटिव लॉ आपका ए प्लस बी प्लस सी करिए, या फिर ए इंटू बी इंटू सी है, या ए इंटू बी इंटू सी करिए, है ना, बात एक ही है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए प्लस बी सी ए बी प्लस ए सी हो गया, ए प्लस बी सी या ए बी इंटू ए प्लस सी करिए, बात एक ही है ना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका बूलियन सिंप्लीफिकेशन में, है ना। आने वाले बूलियन सिंप्लीफिकेशन में हम इसका यूज जरूर करेंगे। एब्जॉर्प्शन लॉ ए प्लस ए बी बराबर ए हो गया, ए इंटू ए बी प्लस बराबर बी हो गया। इसको जब इसको कॉमन लेंगे तो आ जाएगा। आइडेम्पोटेंस लॉ में अगर देखें ए प्लस ए बराबर ए होगा, ए इंटू ए बराबर ए होगा। इन्वोल्यूशनरी लॉ में देखें तो डबल इन्वर्स करिए तो वही वैल्यू आ जाएगा, है ना। इसको इन्वोल्यूशनरी लॉ बोलते हैं। इसके बारे में हम क्वेश्चन भी एमसीक्यूज पढ़े हैं। आपको जो है एमसीक्यू जो क्वेश्चन कराया गया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है सेट 1 आपका बहुत ही जल्द कराया गया। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो उसको टेलीग्राम के माध्यम से या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से भी आप उसमें दे सकते हैं टेस्ट। आपको टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको टेस्ट अपडेट किया जाता है हमेशा, मतलब जब भी टेस्ट होगा आपको टेस्ट अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है, ये सीधा कॉम्प्लीमेंट थ्योरम का ही एक रूप है डी मॉर्गन्स थ्योरम। जैसे ए डॉट बी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकाले तो ए डॉट और प्लस वाला जो है, समझिए अभी जो हम पढ़े थे इन्वर्स का, है ना,
कि अगर ए है तो ए बार हो जाएगा, डॉट है तो प्लस हो जाएगा, बी है तो बी बार हो जाएगा। सेम प्लस वाला में है, अगर ए प्लस बी का इन्वर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए बार, प्लस है तो डॉट में बदल जाएगा और बी बार हो जाएगा। अगर बी बार रहता तो सिर्फ बी रहता। ठीक है, सब बेसिक्स रूल जो कि आपको सिंप्लीफिकेशन में यूज होगा, जैसे कि ए में अगर जीरो से ऐड करें तो जीरो ही रहेगा, अगर ए में वन ऐड करें तो वन हो जाएगा, ए इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, ए इंटू वन ए के बराबर हो जाएगा, ए प्लस ए के बराबर ही होगा, ए प्लस ए बार वन हो जाएगा, ए इंटू ए के बराबर होगा, ए इंटू ए बार जीरो के बराबर हो जाएगा, है ना। ए का डबल इन्वर्स ए ही हो जाएगा, ए प्लस ए बार बी बराबर ए बी होता है। कैसे, ए प्लस ए बार बी, अभी हम जो है पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अभी आपको हम बताए थे कि बहुत यूज होने वाला है ये वाला। क्या होता है, ए प्लस सी हो जाता है ना। सेम यही कंडीशन यहाँ पे अगर लगा के देखें तो ये कंडीशन है, ए प्लस ए बार बी क्या होगा, ए प्लस ए बार इंटू ए प्लस बी, है ना। तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू वन होता है, क्यों, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ए प्लस ए बार बराबर वन होता है, तो ये क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ए प्लस बी आंसर, है ना। सेम है यहाँ पे, ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी बराबर ए प्लस बी सी। यहाँ भी अगर ये दिया है क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा, है ना। सेम यही लिखा भी है, अगर उसी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को अगर अप्लाई करिएगा तो। ठीक है, कंसेंसस थ्योरम थोड़ा सा देख लेते हैं। कंसेंसस थ्योरम, रिडंडेंस थ्योरम। कंटेन्स थ्री वेरिएबल, अगर कोई थ्री वेरिएबल का है तो ईच वेरिएबल यूज टू टाइम्स, अगर टू टाइम्स यूज होता है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, और उसमें ओनली वन वेरिएबल इज इन कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, देन कॉम्प्लीमेंटेड एंड अनकॉम्प्लीमेंटेड टर्म विल बी अज्यूम आंसर, है ना, रिटर्डेंट टर्म्स हट जाएगा। जैसे मान लीजिए तीन टर्म का है तो एक्स वाई जेड एक्स बार जेड, तो जो रिटर्न क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंटेड एंड अनकॉम्प्लीमेंटेड टर्म वो रह जाएगा, जैसे ये और ये आंसर रहेगा। लेकिन ये जो ये बाकी दूसरा जो है इसमें कोई भी कॉम्प्लीमेंटेड टर्म नहीं है, तो ये आपका रिडंडेंट टर्म है, ये आपका हट जाएगा। तो इसका आंसर में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत जो है आता है। ठीक है, ड्यूअलिटी थ्योरम देख लेते हैं थोड़ा सा। ड्यूअलिटी थ्योरम में क्या है कि ड्यूअल एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट टू नेगेटिव लॉजिक ऑफ गिवन बूलियन एक्सप्रेशन। नेगेटिव लॉजिक ऑफ गिवन बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ड्यूअलिटी ऑफ थ्योरम होता है। जैसे देख लेते हैं, इसमें क्या होता है कि चेंज और बाय एंड और वाइस वर्सा। क्या कहता है कि अगर डॉट में है, अगर इनटू में है तो उसको प्लस कर दो, अगर प्लस में तो इसको इनटू कर दो, है ना। चेंज 0 1 और 1/0, अगर 0 है तो उसको 1 कर दो और 1 है तो उसको 0 कर दो, लेकिन कीप लेटरल वेरिएबल एज इट इज। लेटरल वेरिएबल जो होगा उसको एज इट इज करना है। ए है तो ए में ही रखना है, ए बार है तो ए बार में ही रखना है उसको, है ना। ये इसका ड्यूअलिटी थ्योरम का कहता है जो है इसका कहना है। जैसे कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका डुअल क्या होगा, डुअल अगर निकालना चाहें तो इसका ए बार का ए बार ही रह जाएगा, लेकिन डॉट है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ बी के बीच में भी डॉट है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना। प्लस है तो डॉट हो जाएगा, लेकिन कीप लेटरल जो है जो वेरिएबल है उसको सेम टू सेम रखना है। ए बी सी बार तो सी बार, है ना, ए बी सी बार सी बी बार सी बार तो सी बार बी बार सी बार है, बस प्लस को डॉट में, डॉट को प्लस में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो ये डुअल थ्योरम हो गया, है ना। सेल्फ डुअल क्या होता है, देख लेते हैं सेल्फ डुअल थ्योरम। सेल्फ डुअल थ्योरम, a boolean function is said to be self dual if and only if its dual is equivalent to its given function। मतलब सेल्फ डुअल कब कहा जाएगा, जब उसका डुअल किया जाए तो वो सेम एज ए फंक्शन आ जाए जो पहले फंक्शन का डुअल किया गया है। सेम जैसे ए प्लस बी प्लस ए सी एक डुअल फंक्शन है। इसका एक कंडीशन क्या है ये देख लेते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थोड़ा देख लेते हैं सेल्फ डुअल का, कि एवरी सेल्फ डुअल फंक्शन इज नेचुरल फंक्शन, है ना। एवरी सेल्फ dual function is a natural function, but every natural function is not self dual function। ये इंपॉर्टेंट है ना। सेकंड पॉइंट है कि सेल्फ डुअलिटी इज क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट, इज दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेल्फ डुअल फंक्शन इज आल्सो सेल्फ डुअल। सेल्फ डुअल कॉम्प्लीमेंट जो है के अंडर ही रहता है। आप अभी कॉम्प्लीमेंट निकालवे कि आप देखे ही होंगे। कहता है कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन वेरिएबल क्या होता है, तो 2 की पावर n होता है ना। combination of n variables 2 की पावर n, टोटल नंबर ऑफ बूलियन फंक्शन ऑफ n वेरिएबल 2 की पावर n, बूलियन फंक्शन 2 की पावर n होगा। और टोटल नंबर ऑफ डुअल विद n वेरिएबल 2 की पावर n-1 होगा।
ये आपको याद रखना है। कॉम्बिनेशन ऑफ एन वेरिएबल क्या होता है, तो 2 की पावर n, लेकिन बुलियन फंक्शन विद एन वेरिएबल कितना होता है, 2 की पावर n, लेकिन डुअल क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डुअल, तो 2 की पावर n माइनस वन, है ना। ये आपको याद रखना। कॉम्प्लीमेंट थ्योरम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट थ्योरम में चेंज ईच और साइन बाय एंड साइन एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर डॉट है तो उसको प्लस कर दो, अगर प्लस है तो डॉट कर दो। पहला अभी तो पढ़े थे। कॉम्प्लीमेंट एनी जीरो, मतलब जीरो है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो, और जो लेटरल है ए को ए बार कर दो, और ए है तो ए बार है तो उसको ए कर दो। ये कॉम्प्लीमेंट थ्योरम यही करता है ना। जैसे देखिए आपका एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल में है ये, तो इसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, तो ए बार डॉट है तो प्लस, बी बार है तो बी, सी है तो सी बार, प्लस है तो डॉट, डॉट है तो प्लस, ये कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं। ए इंटू ए प्लस बी, तो इसका आंसर ए आएगा। आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ये आपका डबल टर्म वाला हो गया है ना, तो इसमें जो x और x बार z रहेगा, लेकिन ये जो ये डबल, ये आपका क्या होगा, ये आपका कौन सा टर्म आ गया, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट टर्म क्या बोलते थे अभी, सॉरी एक सेकंड देख लेते हैं, जस्ट अभी पढ़े थे ना, इसको बोलते हैं रिडंडेंट टर्म, है रिडंडेंट, जो रिडंडेंट टर्म है वो हट जाएगा ऑटोमेटिक है। ठीक है, थर्ड नंबर देख लेते थोड़ा सा, इसको सबको आपको सिंप्लीफाई करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हम इसको जो सिंप्लीफाई करके बता देते हैं। ये जो है इसको सिंप्लीफाई करके हम थोड़ा सा बता देते हैं, बताना कि आप लोग करके देख लीजिए, है ना, सब किया हुआ है सामने आपके, ये आपके सामने किया हुआ है, आप करके थोड़ा देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। बुलियन फंक्शन रिप्रेजेंटेड एज कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, ऑल टर्म कंटेन ऑल वेरिएबल, जितने भी टर्म उसमें रहेंगे सारे जो है वेरिएबल को, उसको जो है उस सारे वेरिएबल उसमें कंटेन करेंगे, सारे वेरिएबल उसमें होंगे। जैसे कि देखिए मान लीजिए इसका कैनोनिकल फॉर्म क्या हो सकता है, ए बार बी सी, ए बी सी, ए बार बी सी, मतलब सारे टर्म होने चाहिए उसमें, वो हो गया आपका कैनोनिकल फॉर्म। अगर मिनिमल फॉर्म देखा जाए तो जितना भी कम से कम हो सके, जैसे इसका मिनिमल फॉर्म ए हो गया, ये फुल इसमें भी पूरा है, इसमें भी पूरा है, प्लस बी सी भी हो सकता है ना, तो कुछ भी हो सकता है, मतलब इसमें छोटे छोटे टर्म हो सकते हैं। अगर 3 वेरिएबल है तो उसमें 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तीनों हो सकता है, लेकिन कैनोनिकल फॉर्म में तीनों के तीनों वेरिएबल प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, और आपका देख लेते हैं, मिन टर्म्स आउटपुट 1 होता है, मैक्स टर्म आउटपुट 0 होता है। सम ऑफ प्रोडक्ट एसओपी में क्या होता है, आपका एसओपी में ए को 1 काउंट करते हैं, ए बार को 0 काउंट करते हैं, लेकिन पीओएस में ए को 0 और ए बार को 1 काउंट करते हैं। ठीक है, के मैप देख लेते हैं थोड़ा। के मैप ग्राफिकल मेथड टू सिंप्लीफाई, ग्राफिकल मेथड है ना, इसमें 2 की पावर n सेल होता है, n वेरिएबल, n क्या होता है, वेरिएबल होता है। अगर 4 वेरिएबल है तो उसमें कितने टोटल नंबर सेल होगा, तो 16 सेल होगा। अगर 3 वेरिएबल है उसमें टोटल नंबर ऑफ सेल 8 होगा, है ना। 2 है तो उसमें 4 होगा, ये याद रखना आपको, है ना। n वेरिएबल देन के मैप हैव 2 की पावर n सेल। ग्रे कोड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल, सेल का आइडेंटिफिकेशन के यूज करने के लिए कौन सा कोड यूज होता है, ग्रे कोड यूज होता है। इम्प्लीकेंट्स, प्राइम इम्प्लीकेंट्स, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स देख लेते हैं। इम्प्लीकेंट्स इज अ प्रोडक्ट टर्म, आउटपुट मस्ट बी 1, है ना, आउटपुट मस्ट बी 1 होना चाहिए। प्राइम इम्प्लीकेंट्स इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट टर्म ऑफ गिवन फंक्शन। इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स इज अ प्राइम इम्प्लीकेंट्स मस्ट कवर एटलीस्ट 1 मीन टर्म। इसको आप टेस्ट में अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं, उसको टेस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू भी देख ही लेते हैं। जैसे ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, इसमें अगर देखिए तो ये जो रेड वाला है ये किसी के साथ जो है, किसी एक ही साथ के जा रहा है, या तो इसके साथ इसी के साथ जा रहा है ना, ये, और ये रेड वाला इसी के साथ जा रहा है। मतलब ये आपका ये जो 1 है, ये वाला और ये वाला, ये इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हो गया। एक सॉरी, सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे ये अगर 1 इस पे लिखा हुआ, एक सेकेंड, क्या ये
ये आपका जो है ये इम्प्लीकेंट्स हो गया है ना, टोटल 1 1 जो है ये इम्प्लीकेंट्स हो गया। और उसके बाद प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या हो गया, प्राइम इम्प्लीकेंट्स जिसके साथ जा रहा है ये इसके साथ अटैच हो जा रहा है, इसके साथ अटैच हो गया, ये इसके साथ अटैच हो गया, ये और ये इसके साथ अटैच हो गया, तो ये क्या इम्प्लीकेंट्स हुआ है ना। यहाँ पे 4 इम्प्लीकेंट्स है, एक इम्प्लीकेंट्स 2 3 और एक 4 इम्प्लीकेंट्स है ना। और अगर इम्प्लीकेंट्स की बात करें तो यहाँ भी आपका जो है 4 ही इम्प्लीकेंट्स है ना, एक इम्प्लीकेंट्स 2 3 और एक 4, ये 4 इम्प्लीकेंट्स और प्राइम इम्प्लीकेंट्स भी 4 है। लेकिन अगर इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स अगर देखें इसेंशियल, तो इसकी इसेंशियल आपका एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं, जो कि क्योंकि ये तो भाई सिर्फ इसी के साथ जा रहा है और ये वाला जो है टर्म ये इसी के साथ सिर्फ कोलैबोरेट कर रहा है, तो ये 2 ही इसेंशियल प्राइम टर्म है। बाकी तो रिडंडेंट टर्म या फिर सेलेक्टिव टर्म आपका एक ये है, एक ये है आपका, एक ये है, क्योंकि ये जो है ये इसके साथ भी जा सकता है और इसके साथ भी जा सकता है। यहाँ पे ये भी है क्योंकि ये इसके साथ भी जा सकता है और ये इसके साथ भी जा सकता है, तो ये आपका सेलेक्टिव या फिर रिडंडेंट टर्म है ये 2। ठीक है, चलिए अब थोड़ा डिजिटल सर्किट देख लेते हैं। डिजिटल सर्किट्स मेड बाय यूजिंग लॉजिक गेट्स, ये 2 टाइप का होता है डिजिटल सर्किट्स, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होता है, एक सीक्वेंशियल सर्किट्स होता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में आपका मेमोरी यूज नहीं होता है, लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट्स में आपका मेमोरी का यूज होता है। सीक्वेंशियल सर्किट्स के एग्जांपल आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस हो गए, जैसे कि एडर, सब्सट्रैक्टर, कंपैरेटर्स, डेटा ट्रांसमिशन, मक्स, डिमक्स, इनकोडर, डिकोडर हो गया, कोड कन्वर्टर, बाइनरी, बीसीडी, ग्रे कोड, 7 सेगमेंट्स, इसमें मेमोरी का यूज नहीं होता है। तो ये आपका कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स सीएलसी हो गया है ना। और आपका सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स में आपका जो है मेमोरी यूज होता है, जैसे कि लैच में आपका मेमोरी यूज होता है, फ्लिप फ्लॉप्स एक मेमोरी है, रजिस्टर्स मेमोरी है, काउंटर्स मेमोरी है ना, इसमें मेमोरी का यूज होता है, ये मेमोरी की तरह यूज होता है। तो ये आपका क्या हो गया, सीक्वेंशियल मेमोरी यूज होता है सीक्वेंशियल में। ठीक है, थोड़ा फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में आगे चल के पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स मेड बाय लॉजिक गेट्स एंड और नॉट और यूनिवर्सल गेट्स है ना। आउटपुट्स डिपेंड्स ऑन करंट इनपुट्स, करंट इनपुट पे ही आउटपुट डिपेंड करता है। नो मेमोरी एलोकेशन रिक्वायर्ड, इसलिए ये फास्टर होता है, इजी टू डिजाइन होता है, क्योंकि इसमें मेमोरी यूज नहीं होता है तो इसलिए फास्टर भी होता है ना, बहुत फास्ट होता है। और उसके बाद इजी टू डिजाइन होता है, नो मेमोरी एलोकेशन रिक्वायर्ड। सीक्वेंशियल सर्किट्स में क्या होता है, आउटपुट डिपेंड ऑन करंट इनपुट एंड प्रीवियस इनपुट्स, करंट इनपुट पे भी डिपेंड करता है और प्रीवियस इनपुट पे भी डिपेंड करता है। मेमोरी यूज्ड इसलिए स्लो होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है डिजाइन करने में। बस ये हो गया। हाफ हेडर देख लेते हैं। हाफ हेडर इनपुट 2 होगा, उसमें सम और कैरी का क्या इसका फार्मूला है ये देख लेते हैं। हाफ हेडर का सम का जो है, सम और कैरी का अगर देखिए तो सम का ये आपका ये हो गया, सम का हाफ हेडर में सम का जो फंक्शन बनता है ये बुलियन फंक्शन ये है, ए बार बी प्लस ए बी बार, मतलब ए एक्स और बी। सम का कैरी का ए बी होता है, ये ध्यान रखना है हमेशा। हाँ, हाफ हेडर का। फुल हेडर का देखा जाए तो फुल हेडर का क्या होता है, सम क्या होता है, सम बराबर ए एक्स और बी एक्स और सी इन, कैरी इन जो होता है सी इन, ये जो कैरी इन हो रहा है इसी को सी इन हो गया एक्सॉर में। उसके बाद सी आउट, अगर कैरी आउट अगर देखा जाए तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होगा। इसका बुलियन जो है ट्रुथ टेबल भी यहाँ पे दिया हुआ है। हाफ हेडर का ये है, एक सेकेंड, ये हाफ हेडर का है, ये आपका फुल हेडर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाफ सब्सट्रैक्टर का देख लीजिए। हाफ डिफरेंस क्या होता है, ए एक्स और बी, और बोरो भी एक्स बोरो ए बार बी होता है। ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल यहाँ पे है, देख लीजिए। फुल सब्सट्रैक्टर का आपका डिफरेंस होता है ए एक्स और बी इन, बोरो होता है ए बार बी प्लस ए एक्स और बी और इंटू बी इन। ठीक है, ये आपका ट्रुथ टेबल है, इसको थोड़ा देख लीजिए आप, है ना, पॉज करके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। फुल सब्सट्रैक्टर कैन बी इम्प्लीमेंटेड, अब कहता है कि फुल सब्सट्रैक्टर कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग 2 हाफ हेडर एंड 1 और गेट। अगर 2 फुल सब्सट्रैक्टर को हमको इम्प्लीमेंट करना है तो 2 हाफ सब्सट्रैक्टर और 1 और गेट लगेगा।
और सेम आपका फुल एडर के लिए भी है, 2 हाफ एडर और एक और गेट का यूज होगा। ठीक है। मल्टीप्लेक्सर 2 की पावर n इनपुट्स होता है और एक ही आउटपुट्स होता है, उसको मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं, है ना। 2 की पावर n इनपुट्स, जहाँ पे n सेलेक्ट लाइन होता है और एक ही आउटपुट होता है। डीमल्टीप्लेक्सर एक इनपुट और मल्टीपल आउटपुट्स, है ना। 1 इनपुट और 2 की पावर n आउटपुट्स होता है, जिसमें कि n सेलेक्ट लाइन होता है। इनकोडर में 2 की पावर n इनपुट्स होता है जबकि n आउटपुट होता है। डिकोडर में n इनपुट और 2 की पावर n आउटपुट होता है। ठीक है, देख लेते हैं फ्लिप फ्लॉप के बारे में थोड़ा सा। फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, एक बिट जो है मेमोरी को स्टोर करने का काम जो है एसआर फ्लिप फ्लॉप करता है। फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिस्टर का ही बना होता है ना, एसआर का देख लेते हैं। एक सेकेंड देख लेते हैं एसआर का। 0001 1011 00 पे QT नो चेंज होता है, लेकिन 11 पे जो है इसको 01 रीसेट और 10 सेट कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अभी थोड़ा सा और पढ़ाना बाकी है। ठीक है, चलिए इसको अगले जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है।